डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस नोट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स है जो आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अध्याय 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, 1971 के बाद की राजनीति। 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। आपातकाल में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। तो 1971 के बाद की राजनीति क्या है कि 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा और अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। आपातकाल के प्रमुख कारक है, फर्स्ट है आर्थिक कारक, छात्र आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, रेल हड़ताल, न्यायपालिका के संघर्ष। एक एक फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारक, गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ा था। अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। तो आर्थिक कारक क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक। सेकेंड टॉपिक है छात्र आंदोलन। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो छात्र आंदोलन क्या है कि गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की भूमिका। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर स्वीकार किया। का आंदोलन अहिंसक रहेगा, ख ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा अपितु राष्ट्रव्यापी होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। जयप्रकाश ने क्या कहा था कि संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। नेक्स्ट है जेपी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया था। इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। तो जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका है कि ये जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर स्वीकार किया। का आंदोलन अहिंसक रहेगा, खा ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा अतिपु राष्ट्रव्यापी होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी और कांग्रेसी के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया था। इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था और मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को हुई थी। और विचारधारा है राम मनोहर लोहिया की विचारधारा है समाजवाद, समाजवादी चिंतक और गांधीवाद। राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। इस सूची में उनके द्वारा 2 और क्रांतियों को जोड़ा गया था। ये 7 क्रांतियों कुछ इस प्रकार हैं: स्त्री और पुरुष के बीच असमानता, त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, जाति आधारित असमानता,
कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर उपनिवेशिक शासन, आर्थिक असमानता, नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्रांति। राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया। राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है, और इस सूची में उनके द्वारा 2 और क्रांतियों को जोड़ा गया था। ये 7 क्रांतियों कुछ इस प्रकार है: स्त्री और पुरुष के बीच असमानता, त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, जाति आधारित असमानता, आर्थिक असमानता, नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्रांति। तो नोट क्या है कि ये 7 क्रांतियां या सप्त क्रांतियां लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श थी। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी, और पेशा दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक दल ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े। दीनदयाल उपाध्याय और एकात्मक मानववाद, ये सनातन तथा हिंदुत्व की विचारधारा को महत्वपूर्ण मानते थे। इनके अनुसार मनुष्य विकास का केंद्र होता है। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता के बीच समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमा में जीवन सुनिश्चित करना एकात्म मानववाद का उद्देश्य है। एकात्मक मानववाद के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उन संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जा सके। एकात्मक मानववाद का दर्शन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट है समग्रता की प्रधानता, सेकंड है धर्म की स्वायत्तता, थर्ड समाज की स्वायत्तता। दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद ये सनातन तथा हिंदुत्व की विचारधारा को महत्वपूर्ण मानते थे। इनके अनुसार मनुष्य विकास का केंद्र होता है और व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता के बीच समन्वय स्थापित करते हुए मानव के लिए एक गरिमा में जीवन सुनिश्चित करना एकात्म मानववाद का उद्देश्य है। और एकात्मक मानववाद के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उन संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जा सके, और ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है: समग्रता की प्रधानता, धर्म की स्वायत्तता, समाज की स्वायत्तता। नेक्स्ट पॉइंट है नक्सलवादी आंदोलन। मार्क्सवादी समूह की सक्रियता बढ़ी। इन समूह ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विरोध किया था जिसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की राजनीति अपनाई। नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। वर्तमान में 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। तो नक्सलवादी आंदोलन क्या है कि इस अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता बढ़ी। इन समूह ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया और 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विरोध किया था जिसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी और 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी रही है। इनकी मांगें निम्नलिखित है। इन इलाकों के लोगों को उपज में हिंसा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाए।
जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिल कि इन इलाकों के लोगों को उपज में हिंसा, पट्टी की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाए। जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी और सरकार में हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की और इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। तो रेल हड़ताल क्या है कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी और सरकार में हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट है न्यायपालिका के संघर्ष। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छांट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया। सरकार ने J.M. शैलेट, K.S. हेगड़े तथा A.N. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करवाया और सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लगी थी। न्यायपालिका के संघर्ष। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छांट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया। सरकार ने J.M. शैलेट, K.S. हेगड़े तथा A.N. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करवाया और सरकार ने इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लगी थी। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगी। 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। नेक्स्ट है जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। तो आपातकाल की घोषणा 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगी। 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की और जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के 1971 के बाद की राजनीति क्या है, आपातकाल परिणाम क्या आते हैं, उसकी घोषणा क्या थी। ये चैप्टर 6 का है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।